भारत छोड़ो आंदोलन, उसके अंतर्गत हमने कुछ चीज़ें की, जैसे गोलमेज सम्मेलन, 1935 का अधिनियम, द्वितीय विश्व युद्ध तथा संवैधानिक गतिरोध, मुक्ति दिवस मनाना, पूना प्रस्ताव। तो ये सब चीज़ें जो थी वो कांग्रेस जो है वो डिमांड कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार जो थी, जो कांग्रेस जो उसको कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए कांग्रेस को बहुत ज़्यादा निराशा हो रही थी। अगली बात थी 8 अगस्त 1940 की घोषणा कि 8 अगस्त 1940 को संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड निरिथको ने एक घोषणा की, जिसमें औपनिवेशिक स्वराज्य भारत का लक्ष्य घोषित किया गया और जिसमें युद्ध के बाद एक ऐसी समिति नियुक्त करने की बात कही गई जो कि पूर्णतः राष्ट्रीय होगी और वो भारत के भावी संविधान जो उसकी रूपरेखा जो उसको भी तैयार करेगी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए भी आश्वासन दिया गया और युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श देने के लिए एक युद्ध परामर्श समिति जो उसका भी गठन करने की बात कही गई, जिसमें देशी रियासतों तथा भारत के राष्ट्रीय जीवन के सभी प्रमुख तत्वों को शामिल करने की व्यवस्था थी। परंतु महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार का भारत की शांति और कल्याण के हित में अपनी जिम्मेदारियों को किसी ऐसे राजनीतिक दल को नहीं सौंप सकती जिसकी सत्ता भारत के राष्ट्रीय जीवन के एक महत्वपूर्ण वर्ग द्वारा नहीं मानी जा सकती हो। और कांग्रेस ने इस घोषणा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पूना प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों का पालन इस घोषणा में नहीं किया गया था और इसके विपरीत इस घोषणा में अप्रत्यक्ष रूप से यह कह दिया कि मुस्लिम लीग की स्वीकृति के बिना भारत में कोई संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार से बहुमत को अल्पमत की दया पर छोड़ दिया गया। अतः कांग्रेस ने भारत का विरोध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया और जिसमें देशवासियों को युद्ध में सरकार की सहायता न करने की अपील की गई थी। इसके अलावा क्रिप्स प्रस्ताव और उनकी असफलता, तो इन्हों जो थे वो असफल हो गए, तो उन्होंने भी भारतीय जनता जो उसको झकझोर दिया, कांग्रेस को झकझोर दिया कि हम ब्रिटिश सरकार जो उसको सहयोग ना करे और ब्रिटिश सरकार जो उसको भारत से बाहर निकालने का उन्होंने सोच लिया कि 1942 के आरंभ तक जापान ने सिंगापुर, मलाया, इंडोनेशिया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो उनको जीत लिया था और 8 मार्च 1942 को रंगून पर भी जापान जो उसका आधिपत्य हो गया और जापान ने यह भी प्रचार करना शुरू कर दिया कि वह भारत को अंग्रेजी नियंत्रण से मुक्त करवाने के लिए आ रहा है। और इससे ब्रिटिश सरकार बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि रंगून के पतन के बाद भारत पर जापानी आक्रमण का संकट जो था वो भी मंडराने लग गया। इसलिए 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भी घोषणा की कि भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार ने एक योजना तैयार की है और इस पर बातचीत करने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो उसको भारत भेजा जाएगा। और सर स्टैफर्ड क्रिप्स 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा और उन्होंने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और हरिजन, इसके अलावा राजाओं और उदारवादियों के प्रतिनिधि जो उनसे बातचीत की और उसके बाद में 30 मार्च 1942 को अपने प्रस्ताव जो उसकी घोषणा की। और क्रिप्स के कुछ प्रस्ताव युद्ध के बाद लागू होने थे और कुछ प्रस्ताव उसी टाइम पे लागू होने थे, यानी कि तत्काल युद्ध टाइम में। और युद्ध के बाद लागू होने वाले प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्ध के बाद भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा गठित की जाएगी, जिसमें भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि जो है वो भी होंगे और नए संविधान को लागू करने के लिए 2 बातें तय की गई। पहली बात ये थी कि ब्रिटिश भारत के जिन प्रांतों को नवीन संविधान पसंद नहीं होगा वे अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति जो उसको लागू रख सकेंगे। जो प्रांत नए संविधान को मानने और भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होंगे उन्हें अपने लिए नया संविधान बनाने का अधिकार हो गया और इसकी स्थिति भी भारतीय संघ जो उसी की तरह होगी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार और संविधान सभा के बीच एक संधि होगी, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को उनकी रक्षा के लिए दिए गए आश्वासनों का वर्णन होगा। यदि कोई भारतीय राज्य नए संविधान को स्वीकार करना चाहे तो उसे ब्रिटिश सरकार के साथ नई संधि करनी पड़ेगी। और संविधान सभा के निर्वाचन के बारे में कहा गया कि प्रांतीय विधान मंडलों के निचले सदन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या चुनने वाली विधानसभाओं की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होगी। और युद्ध के दौरान ही लागू किए जाने वाले प्रस्ताव जो थे उनमें कहा गया कि नए संविधान के बनने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा, किंतु भारतीय जनता के सहयोग के बिना जन धन की पूरी सहायता उपलब्ध नहीं हो सकती। अतः भारतीय नेताओं को अपना रचनात्मक सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया गया। तो इस प्रकार से ये जो क्रिप्स प्रस्ताव जो थे वो पूरी तरह से असफल रहे थे और इस वजह से भी ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता जो थी वो ब्रिटिश सरकार जो उससे नाराज हो गई थी।
तो इस प्रकार से जब भारत के प्रमुख दलों ने क्रिप्स प्रस्ताव जो उसको मानने से इनकार कर दिया और क्रिप्स द्वारा दिए गए आश्वासनों को ब्रिटिश सरकार ने समर्थन नहीं दिया, तो क्रिप्स मिशन पूरी तरह से असफल सिद्ध हुआ और क्रिप्स ने भी 11 अप्रैल 1942 को अपने सुझावों को वापस लेने के लिए तथा अपनी असफलता का सारा दोष जो था किस पे, कांग्रेस के ऊपर डाल दिया और कहा कि यदि कांग्रेस की मांगे स्वीकार कर ली जाए तो उसका अर्थ मुस्लिम जनता और अछूतों पर हिंदुओं के प्रभुत्व की स्थापना करना होगा। क्रिप्स योजना से चर्चिल को तो इतना लाभ अवश्य हुआ कि उसे अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा चीन के राष्ट्रपति चांग काई शेक के दबाव से मुक्ति मिल गई, क्योंकि दोनों ने चर्चिल पर दबाव डाला था कि वे भारतीयों से कुछ समझौता करे ताकि युद्ध में उसका सहयोग प्राप्त हो सके और इसके अलावा उन्हें कांग्रेस की निंदा करने का काफी यानी कि मसला जो वो भी मिल गया था। अगली बात आती है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण क्या रहे थे। ये सब चीजें तो रही थी उसके लिए उत्तरदायी, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी थे, जैसे क्रिप्स मिशन जो उसकी असफलता, क्योंकि कांग्रेस भारतीय समस्या जो उसका हल चाहती थी और वह हल था भारत की स्वतंत्रता, परंतु इस मामले में क्रिप्स प्रस्ताव जो थे पूरी तरह से अपर्याप्त यानी कि और असफल थे। और चर्चिल ने तो सितंबर 1941 में स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना है। उसने तो यह भी कहा कि अटलांटिक चार्टर में दिया गया आत्मनिर्णय का अधिकार भारत में लागू नहीं होता है। इसलिए क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद तो भारतीयों को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि क्रिप्स को चीन तथा अमेरिका के दबाव के कारण भारत भेजा गया था और चर्चिल भारतीयों को वास्तविक सत्ता हस्तांतरित करना नहीं चाहता। इसलिए लोगों में निराशा फैल गई, किंतु लोगों की स्वतंत्रता प्राप्ति की लालसा जो थी अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी। इसके अलावा जापान को अप्रसन्न न करने की बात कि भारत पर जापान के आक्रमण का भय रोज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। यद्यपि भारतीयों की दृष्टि में जापान भी इंग्लैंड जो उससे कम साम्राज्यवादी नहीं था, परंतु अंग्रेजों का साथ देने से जापान नाराज हो सकता था। अतः जापान को नाराज न करने की भावना का विकास हुआ और इसके लिए मौजूदा स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने के विरुद्ध आंदोलन छेड़ना लाभदायक माना गया, इसलिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा। इसके अलावा बर्मा के शरणार्थियों के यानी कि जो वापस लौट के आए थे, उन्होंने जो कथा सुनी थी उसके बारे में कि बर्मा पर जापान के आक्रमण के तत्काल बाद वहां से आने वाले भारतीय शरणार्थियों ने अपनी जो दुख भरी कहानियां सुनाई, उससे सारे देश में रोष की लहर फैल गई और भारतीय शरणार्थियों के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया गया जैसे कि किसी घटिया जाति से संबंधित हो। और भारतीय और अंग्रेज शरणार्थियों में यात्रा प्रबंध में भी सरकार ने रंग भेद और जाति भेद नीति का परिचय दिया और भारतीयों के लिए सड़कें अलग थी और अंग्रेजों के लिए अलग थी। जिस सड़क से अंग्रेज शरणार्थी गुजर रहे थे उस पर 3-4 मील पर ठहरने या खाने का प्रबंध था, जबकि भारतीय शरणार्थी जिधर से गुजरे थे वहां पर ऐसा कोई भी प्रबंध नहीं था। और इससे भारतीयों को विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के हितों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है और न ही उन्हें किसी प्रकार की चिंता है। इसके अलावा पूर्वी बंगाल में आतंक का वातावरण होना कि अंग्रेजों को लगा कि अब जापान भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, इसलिए उन्हें पूर्वी बंगाल में ही रोकने का निश्चय किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बहुत ही सी भूमि पर अधिकार कर लिया और इसके अलावा हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों की नावों को भी नष्ट कर दिया ताकि जापानी उनका लाभ न उठा सके। परंतु इससे हजारों परिवारों में रोजी रोटी की समस्या आ गई, वे भूख मरने लगे और सरकार ने उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं किया। सरकार की इन नीतियों ने लोगों को सरकार के प्रति और भी घृणा भर दी और लोग सोचने लगे कि यदि जापानी कलकत्ता की तरफ बढ़ आए तो इस औद्योगिक नगरी और मजदूरों का क्या होगा। इसके अलावा युद्ध के कारण क्या होने लगा, कीमतें जो उनमें वृद्धि होने लगी, क्योंकि इस समय युद्ध के कारण बहुत सी जो कंपल्सरी जरूरी चीजें थी वो बहुत नहीं मिल पा रही थी और उनकी कीमतें जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और लोगों को दैनिक उपभोग की वस्तुएं जो वो भी खरीदने के लाले पड़ रहे थे और लोगों को अब सरकार के कागजी नोट जो उनमें बिल्कुल विश्वास नहीं रहा था और बढ़ती हुई महंगाई से मध्यम वर्ग की स्थिति भी काफी शोचनीय हो चुकी थी और इस वर्ग में सरकार के प्रति अविश्वास की भावना और ज्यादा प्रबल हो रही थी और अंग्रेजों की सैनिक क्षमता में अविश्वास, क्योंकि कुछ वर्षों पहले तक लोग अंग्रेजों को यानी कि अजय मानते थे, यानी कि उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभिक वर्षों में जापान के हाथों उसकी निरंतर पराजय, इसके तहत सिंगापुर, मलाया, बर्मा आदि पर जापान के अधिकार से लोगों को अंग्रेजों की सैनिक क्षमता जो उसमें अविश्वास उत्पन्न हो गया। स्वयं गांधी जी को ये लगने लगा था कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में क्या नहीं अब समर्थ नहीं है और उनका विश्वास था कि यदि अंग्रेज भारत में बने रहे तो जापान भारत पर अवश्य आक्रमण करेगा, परंतु यदि अंग्रेज भारत
को भारतीयों के लिए सौंप कर चले जाएं तो शायद जापान भारत पर आक्रमण नहीं करेगा और भारत युद्ध के विनाश से बच जाएगा। इसलिए गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से निकल जाने के लिए कहा और उन्होंने 5 जुलाई 1942 हरिजन नामक समाचार पत्र में लिखा कि अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़कर चले जाओ।